मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। और आज ये मेरा इसका चौथा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और आज मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा अल्टरनेटिंग करंट के अक्रॉस जब हम केवल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हमारा क्या फिनोमेना होता है। और बच्चों इसमें मैं आपको बताऊंगा फेजर्स और फेजर डायग्राम क्या होते हैं। बच्चों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मैं पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो है अल्टरनेटिंग करंट में हम जो है इसके सर्किट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ये है हमारा सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, ये बच्चों जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट का। और इस पूरे कंसेप्ट को कवर करने में टोटल मैं जो है 6 वीडियो बनाऊंगा, आज पहला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सर्किट थ्योरी है क्या चीज और उसको समझने के लिए हमारा जो है कहां से पैदा होता है अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग करंट का नेचर क्या होता है बच्चों, ये हमको पता होना चाहिए। अगर वो चीज नहीं पता होगी तो इसको समझने में होगी हमको प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, जैसा कि हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे हमारे पास एक बैटरी है इस तरीके से। ठीक है, बैटरी है तो इस बैटरी के अक्रॉस क्या लगा देते थे हम, यहाँ लगा देते थे रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी होता था और बच्चों यहाँ से एक करंट हमारा चलता था। ये सपोज करिए आर है। ठीक है, कभी हमने आर लगा दिया, कभी लगा दिया बच्चों कैपेसिटर सी, कभी इंडक्टर लगा दिया और कभी इसका कॉम्बिनेशन लगा दिया। इस टाइप के सवाल बच्चों हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए हैं। बच्चों अब क्या होता है, इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस बच्चों हम जो है बैटरी न लगा करके लगाते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए बच्चों क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, जैसे कि सपोज करिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस आर है और बच्चों हमने यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, देखिए बैटरी का सिंबल ये होता है, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये होता है। बच्चों साइन वेव के फॉर्म में चलता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, इसलिए यहाँ पर साइन वेव का सिंबल यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हम भी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, हम या तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, अगर ईएमएफ के फॉर्म में लिखेंगे और पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद बच्चों इसमें कहानी आगे चलती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम सर्किट में क्या क्या चीज लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, सर्किट में एक हम लगा सकते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा बच्चों हम लगा सकते हैं कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर और बच्चों फिर हम लगा सकते हैं इंडक्टर। ठीक है, ये 3 चीज बच्चों हम जो है सर्किट में लगा सकते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, इसको बच्चों हम अल्टरनेटिंग करंट के साथ जो है हम लगाते हैं। और तब यहां पर देखिए हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है उसके हिसाब से टोटल 6 सर्किट बनते हैं। ठीक है, टोटल 6 सर्किट बनते हैं बच्चों। वो सारे सर्किट मैं आपको लिख के बताता हूं और उसमें से आज मैं आपको सिर्फ एक जो है वो पहला आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि उसका क्या कहानी हमारी बनती है। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले जो होता है हमारा वो होता है बच्चों हमारा प्योर, नोट कर लीजिए, पहला सर्किट होता है हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये पहला सर्किट होता है बच्चों। इसमें क्या कहते हैं कि क्या करते हैं हम कि इसमें एक रेजिस्टेंस लेते हैं इस तरीके से और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लगा देते हैं, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लगा देते हैं जो है एसी अल्टरनेटिंग करंट, यहां पर इस तरीके से।
और बच्चों ये अल्टरनेटिंग करंट हमारा इस रेजिस्टेंस में जाता है और इसके आगे का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। बच्चों दूसरा जो होता है हमारे पास, उसमें हम कैपेसिटर लगाते हैं और बच्चों क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम प्योर कैपेसिटेटिव ठीक है सर्किट। इसमें क्या होता है कि हम जो है अल्टरनेटिंग करंट के अक्रॉस बच्चों एक कैपेसिटर लगाते हैं और इसमें कहानी हमारी कुछ अलग बनती है। जब इसकी पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा, ये सी हो गया और यहां पर बच्चों हमारे पास हो गया इस तरीके से साइन ओमेगा टी आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आता है हमारा तीसरा और वो हमारा कहलाता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम क्या करते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम एक इंडक्टर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक इंडक्टर लेते हैं और बच्चों ये इंडक्टर जो है ये हम लगाते हैं एक एसी सोर्स के अक्रॉस। एसी सोर्स हमारा इस तरीके से ये है और इंडक्टर का इंडक्टेंस एन है। ठीक बच्चों, इन तीनों में ही जब हम लगाते हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कैपेसिटेंस हो या हमारा इंडक्टेंस हो, तो बच्चों जब हम एसी लगाते हैं सिंगल के साथ तो इसका जो है कहानी अलग होती है। ठीक है, और इसका कंसेप्ट हर एक सर्किट का अलग है। ठीक, अब बच्चों क्या होता है ये मैं एक एक करके बताऊंगा। बच्चों ये हमारे 3 सर्किट हुए, ये स्टार्टिंग वाले सर्किट है। अब बच्चों इनका कॉम्बिनेशन करके हमारे पास कुछ सर्किट और बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन में हमारे कौन कौन से सर्किट होते हैं, ठीक है, उन सर्किटों को आप देखिए और वो हमारे इंपॉर्टेंट है और उसी पे हमारे जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों चलिए देखिए, हमारे पास अगले 3 सर्किट हैं, उनको भी देख लीजिए और हर एक सर्किट पे आपको एक वीडियो मिलेगा और उसके न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। आपको सबको करना है, ध्यान से देखना है। तो बच्चों इसके बाद चौथा सर्किट आता है, वो आता है बच्चों, ठीक है, कॉम्बिनेशन या हम कहें, ठीक है, या हम सीधे सिंपल से बोल रहे हैं LR सर्किट या CR सर्किट। ठीक है, CR सर्किट। ठीक है, हमारा अगला आता है। इसमें क्या होता है बच्चों, C मतलब हुआ कैपेसिटर, R मीन्स हुआ रेजिस्टेंस। बच्चों हम क्या कहते हैं, एक रेजिस्टेंस R और एक कैपेसिटर C, वो हम सीरीज में जोड़ते हैं और उसके अक्रॉस बच्चों हम अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा EMF, अल्टरनेटिंग EMF हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। बच्चों इसके बाद हमारा 5वां सर्किट होता है, वो होता है LR सर्किट। ठीक है, LR सर्किट होता है और उसमें क्या होता है बच्चों कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और एक इंडक्टर होता है इस तरीके से। और बच्चों उसके बाद जो है हम इसको इस तरीके से इसमें, ठीक है, इसमें ये R हो गया, ये L हो गया और इसके अक्रॉस हमने लगा दिया एक सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, इसकी कहानी अलग होती है। बच्चों लास्ट वाला आता है, ठीक है, लास्ट वाला होता है, उसको बोलते हैं हम LCR सर्किट। ठीक है, LCR सर्किट। और इसमें क्या होता है कि एक हम रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर, ठीक है, और बच्चों एक कैपेसिटर सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं और उसके अक्रॉस हम जो है एसी का सोर्स लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, कुल मिलाकर के ये 6 हमको जो है सर्किट पढ़ने हैं, यही हमारे सिलेबस में है। सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, CR सर्किट, LR सर्किट और LCR सर्किट। इसका कंसेप्ट बच्चों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और 6 सर्किट है, 6 के 6 सर्किट की कहानी अलग अलग है। आगे वाले को समझने के लिए हमारा कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अल्टरनेटिंग करंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए बच्चों जो पूरी सीरीज में बना रहा हूं, पता नहीं इसमें कितने वीडियो बनेंगे, ठीक है, वो हर एक वीडियो आप जरूर देखिएगा और उसके न्यूमेरिकल करिएगा और जहां पर हमें कंसेप्ट को प्रूव करना है तो बच्चों उसको प्रूव भी करिएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हमको क्या करते हैं, इन सर्किट के कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, ये जो सर्किट मैंने आपको बना के अभी बताए हैं, जिसका भी नाम ही बताया मैंने सिर्फ, इन सर्किट के कंसेप्ट को समझने के लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी और वो हमारा होता है फेजर
और फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। तो अब बच्चों आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे कि फेजर्स एंड फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। इसको पहले आप समझ लीजिए, फिर आगे की बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो वायर में हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता है और जीरो से स्टार्ट करके एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। मैक्सिमम वैल्यू तक जाने पे क्या होता है कि फिर हमारा जीरो होता है और फिर जो है वापस आता है और फिर मैक्सिमम होकर के फिर वापस आता है, फिर जीरो होता है। ये हमारा नेचर होता है अल्टरनेटिंग करंट का। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि करंट हमारा ऐसे ऐसे वायर में चल रहा है। अधिकतर बच्चे समझते हैं, ये गलत कंसेप्ट है। मैंने पहले वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पर कि सपोज करिए कि हमारे पास एक ईएमएफ है डेवलप अल्टरनेटिंग करंट, और उसको लिखने का तरीका होता है हमारा E = sin ओमेगा टी। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के बेस में लिखेंगे तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V0 sin ओमेगा टी। और बच्चों करंट यहाँ पे चलता है, इसके साथ वो चलता है I = sin ओमेगा टी। इस तरीके से हम जो है अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे हमारा जो है उस टाइम का जो वैल्यू होगा करंट का, पोटेंशियल का या ईएमएफ का, वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका होता है बच्चों हमारा जो होता है वो होता है ग्राफ के द्वारा और साइन वेव के ग्राफ के द्वारा। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये टाइम 0, ये टाइम t/2, ये t, ये 3t/2 और ये 2t, इस तरीके से चलेगा। बच्चों देखिए करंट यहां से देखिए इधर हम करंट या ईएमएफ जो चाहे वो दे सकते हैं। और बच्चों टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे चलता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है करंट देखिए मैक्सिमम होता है, फिर उसी वायर में करंट जीरो होता है, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आता ही आता है। तो बच्चों ये जो हमारा होता है एक साइकिल 0 से t का एक साइकिल होता है किसका जो हमारा करंट फ्लो करता है, जो हमारा जो है कॉइल मैग्नेट के बीच में रोटेट करने में जितना टाइम लगता है उसमें ये हमारी करंट ऐसे चलती है। ठीक, अब बच्चों इसको जो है रिप्रेजेंट करने का दो तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसका एक और तरीका होता है, वो होता है बच्चों फेजर डायग्राम के द्वारा। ठीक है, फेजर डायग्राम के द्वारा। तो बच्चों फेजर डायग्राम हमारा बनता है फेजर से। ठीक है, फेजर से। तो सबसे पहले देखिए फेजर क्या होता है। फेजर बच्चों होता है एक रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जिससे हम क्या करते हैं, ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टेज को या वोल्टेज या करंट या दोनों को कर लेते हैं, वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम पे विद प्रॉपर फेज एंगल। ठीक है, एक रोटेटिंग डायग्राम होता है जिससे हम जो है किसी भी क्षण पे किसी भी टाइम पे जो हमारी वैल्यू है, किसी की वैल्यू है हमारी वोल्टेज की या करंट की, वो हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों क्या होता है कि देखिए हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं मैग्नेट के बीच में रख करके, तो बच्चों एक सर्कुलर मोशन में रहता है। तो सपोज करिए ये हमारा वो सर्कुलर पाथ है और बच्चों क्या हुआ यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से ये इसका सेंटर हो गया। ठीक, अब बच्चों देखिए इसका रेडियस हमारा सब जगह एक ही जैसा रहेगा और यहां पे इस तरीके से हो गया। सपोज करिए ये एक एरो है, ये रोटेटिंग वेक्टर है। ठीक है, ये रोटेटिंग वेक्टर है और ये रोटेटिंग वेक्टर जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी कॉइल में। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ। तो बच्चों देखिए स्टार्ट हमने सपोज किया यहां से हुआ, तो ये एंगल हो गया बच्चों। ये एंगल बच्चों हमने सपोज किया कि हमारा हो गया थीटा। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा क्या हो θ1 ऐसे ले लीजिए, यहां पर आ गया। तो बच्चों देखिए क्या होता है, ये जो हमारी लेंथ होती है इसकी पूरी, ये जो लेंथ होती है ये बच्चों हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज देती है। क्या होगा, लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ फेजर, ठीक है, फेजर, ठीक, गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। अब देखिए बात को समझिएगा, वायर में करंट और वोल्टेज साथ साथ चलता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हमारा करंट फ्लो करेगा, ये बात आप जानते हो। तो बच्चों किसी भी टाइम पर हम क्या करते हैं कि जो है वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल होता है, ये एंगल बच्चों वो एंगल होता है जो हमारा साइन के साथ लगा हुआ है, वो वाला एंगल होता है, वो किसी भी टाइम पे θ1 आ गया, सपोज करिए ओमेगा t1 पे हमारा एंगल ये था। तो ये जो है, ये जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या करंट, मतलब जैसे मैक्सिमम वैल्यू हमारी E0 है और करंट में I0 है तो इसको करेगी। अब बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पर बच्चों हम यहां पर इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन डालेंगे, तो बच्चों ये देखिए एक आएगी लेंथ, ये प्रोजेक्शन होगी, और ये जो प्रोजेक्शन होगा, ये प्रोजेक्शन हमारा क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज, ठीक है, करंट या वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों इस तरीके से भी हम जो है अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज या करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो एक रोटेटिंग वेक्टर है, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा घूमता चला जाएगा, ठीक है, और इस एरो को हम बोलते हैं फेजर। और फेजर का यूज करके जो हम डायग्राम बनाते हैं करंट या वोल्टेज का अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी में, उसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। तो फेजर से बनने वाले डायग्राम में जिसमें हमारा करंट और वोल्टेज की वैल्यू पता लगती है किसी भी टाइम पे, उसका फेज एंगल ये जो होता है, ये बच्चों हमारा फेज एंगल होता है, ओमेगा टी जो इसके साथ लिखा हुआ है ये हमारा फेज एंगल होता है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए थोड़ी सी बात मैं आपको फेज एंगल के बारे में और बता देता हूं, फेजर और फेजर डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे फेज एंगल पे बड़ा या फेज में कंफ्यूज रहते हैं। बच्चों देखिए जब हम स्ट्रेट पाथ में चलते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, कि हम ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और बच्चों ये हम है, ठीक है, यहां से दो लोगों ने भागना शुरू किया, एक साथ भागना शुरू किया, और क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जो है एक आगे निकल गया, एक पीछे हो गया, मतलब ये दो लोग थे, एक ए था एक बी था, यहां से स्टार्ट किया और ये आगे निकल गया, ये पीछे निकल गया। तो बच्चों कौन आगे है कौन पीछे ये पता लग जाता है हमारा, किससे, इनके बीच के डिफरेंस हम नाप लेंगे, ठीक है, उससे पता लग जाएगा। लेकिन बच्चों जब बात आती है बच्चों सर्कुलर मोशन की, ठीक है बच्चों, जब सर्कुलर मोशन की बात आती है और एसएचएम या साइन वेव में कहानी होती है, तो बच्चों देखिए क्या होता है, सपोज करिए यहां से स्टार्ट किया दो लोगों ने, एक थे ए एक थे बी, इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, और थोड़ी देर बाद जो भागना शुरू किया तो बच्चों हुआ क्या कि ए तो पहुंच गया यहां और बी पहुंच गया यहां पे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि हमको करना है मेजरमेंट कि हमारा कौन कितना आगे है। तो एक तो तरीका ये है बच्चों कि हम इसको यहां से मेजर कर ले, लेंथ नाप ले। दूसरा सर्कुलर मोशन में एक आता है कि बच्चों हम इसका एंगल लेते हैं, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, ठीक है, यहां से आ गया, और यहां से बच्चों क्या हो गया कि ये जो एंगल होता है किसी मोमेंट पे किसी पोजीशन पे, उसको उस टाइम का फेज बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन या एसएचएम मोशन में हमारा हो गया, ये एसएचएम में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और फिर उसके बाद बच्चों बी का फेज क्या हुआ, ये θ2 हुआ। अब बच्चों इसमें आता है फेज डिफरेंस, ठीक है बच्चों, यहां पर आता है फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज बच्चों ये हुआ इसका, तो ये हुआ θ1 माइनस θ2, इसमें लगा दो मॉड, ये जो एंगल होता है इसको फेज बोलते हैं और इसके बीच का डिफरेंस को फेज डिफरेंस बोलते हैं, वो बच्चों हम फेजर डायग्राम के द्वारा जो है शो करते हैं। अब बच्चों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, ठीक है, हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, चलिए ये भी बता देते हैं, फिर आर सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है कि हमारा जो है करंट और वोल्टेज दोनों समय के साथ बदल रहा है, ठीक है, समय के साथ बदल रहा है, दोनों ही पीरियोडिक है, दोनों ही हमारा पीरियोडिक है, एक पीरियड के बाद वो बदलता रहता है, ठीक। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, हमने सर्कुलर एक ही टाइम पे हमारा जो है, हमने जो है
एक बनाया करंट के लिए और एक बनाया जो है उसके लिए। देखिए बड़ा बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बता दे रहा हूं। देखिए क्या हुआ कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट देखिए इस तरीके से चल रहा है, ठीक, ये देखिए इस तरीके से हमारा अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। ठीक है, पहले मैं बना दूं फिर बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, अल्टरनेटिंग करंट हमारा चल रहा है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू ये है। ठीक है, अब जिस कॉइल में हमारा अल्टरनेटिंग करंट हमारा फ्लो हो रहा है बच्चों, वो सपोज करिए हमारा उसमें रेजिस्टेंस उसका आर है और वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो बच्चों हमारा ईएमएफ इतना है, तो बच्चों करंट कितना आएगा, करंट होगा, हम इसको आर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया, तो आ गया E/R साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारा बदल जाएगा, जगह I=I0 साइन ओमेगा टी। अब चूंकि R से बड़ा है बच्चों, तो जो है ईएमएफ की जो करंट की वैल्यू होगी वो इससे छोटी हो जाएगी मैग्नीट्यूड में। ठीक है, करंट की वैल्यू बच्चों हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, इसको बात आपको समझ में आ गई। तो बच्चों जो अंदर वाला ये गोला है, ये जो है, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को, और ये बाहर वाला जो है ये ईएमएफ को कर रहा है। सपोज करिए कि हमारा जो है किसी मोमेंट पे ये जो है ईएमएफ इतना था, ठीक है, ये हो गया θ1, ठीक, और बच्चों करंट हमारा जो है, करंट की जो वैल्यू है वो बच्चों उसी मोमेंट पे हमारा इतना था। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको। ठीक है, ये बच्चों देखिए हमारा हो गया सिग्मा नॉट मैक्सिमम वैल्यू, ये I0। अलग अलग मतलब एक ही टाइम पे हमारा करंट इधर है और ईएमएफ इधर है। इस तरीके से हमने यहां पर रिप्रेजेंट इसको किया है, और ये रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारा वोल्टेज और करंट का किसी भी टाइम पे फेज एंगल के साथ, ये हमारा फेजर डायग्राम कहलाता है। और बच्चों जो एरो बने हैं ये बच्चों हमारे फेजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, वो बच्चों 6 के 6 जो वीडियो आएंगे सर्किट थ्योरी के, उसमें आप अप्लाई करिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, डीसी में क्या होता है, डीसी में क्या होता है बच्चों, हमारा जो होता है वोल्टेज, ठीक है, डीसी करंट में वोल्टेज एंड करंट जो होते हैं, ठीक, वो हमारे जो है साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल इक्वल चलते हैं। थोड़ा सा एक बार एस्टेब्लिश हो जाएगा, एक साथ चलते हैं। ठीक, यहां पर आप बात को समझ लीजिए कि वोल्टेज एंड करंट जब हम डीसी अप्लाई करते हैं, एसी की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए इन डीसी, ये देखिए हो गया हमारा डीसी के लिए हमने बात बताई कि वोल्टेज एंड करंट जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो साथ साथ होते हैं। ठीक है, मतलब सेम फेज में होते हैं। जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ेगा वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे वोल्टेज कम होगा करंट कम होगा, और इस तरह की रहती है। लेकिन बच्चों इन एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ठीक, अंडर स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल हम लिख दे रहे हैं, स्पेशल सिचुएशन जो क्या होता है कि समटाइम्स करंट जो है लैग्स वोल्टेज, ठीक है, एंड करंट जो है लीड्स वोल्टेज, ये होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि सर्किट में हमारा करंट डेवलप पहले हो गया और वोल्टेज बाद में हुआ, ऐसा होता है। एसी में होता है सर। और बच्चों कभी कभी करंट हमारा डेवलप नहीं हुआ, वोल्टेज पहले डेवलप हो गया, बाद में करंट डेवलप हुआ। अभी आप सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसको मत सोचिए, मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों ऐसा हमारा एसी में होता है, एसी के सर्किट में होता है। डिपेंड करता है कि हमने सर्किट में क्या लगा रखा है। ठीक है, कैपेसिटर लगा रखा है, इंडक्टर लगा रखा है, रजिस्टर लगा रखा है, कॉम्बिनेशन लगा रखा है, उस पर डिपेंड ये करता है, और यही इसकी खासियत है। ये बच्चों हम फेजर डायग्राम से शो करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं। अब बच्चों फेजर डायग्राम को सर्कुलर पाथ पे हमने बनाया इस तरीके से। इसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, और उसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको। आप देख लीजिए बच्चों, हमने क्या किया, हमने ऐसे एक बनाया, ये इधर था तो हमने इसको ऐसे कर दिया, और बच्चों करंट इधर था, ये ऐसे कर दिया। तो बच्चों ये हो गया वोल्टेज V, और ये हो गया करंट I,
आई नॉट वी नॉट ऐसे लिख दिया और ये आ गया। तो सिंपल तरीके से हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसमें फेजर डायग्राम जो है वो ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। एंगल हमको पता लग जाता है, बस यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, इससे पता लग जाएगा करंट हमारा आगे है या पीछे, इससे पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए करंट हमारा आगे है, ठीक है, इसका θ2 एंगल है, इसका θ1 है। ये हमारे पास इस तरीके से ये इसकी कहानी पूरी हमारी कंप्लीट हुई। इसको ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। हो सकता है अभी आपको बात ना समझ में आई, करंट आगे कैसे निकलेगा पीछे कैसे निकलेगा, आपको हम बताएंगे आगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्योर रेजिस्टिव सर्किट अंडर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है बच्चों। इसमें हमारा करंट जो है वोल्टेज के साथ साथ चलता है, आगे पीछे नहीं होता है। अगला जो वीडियो होगा वो होगा बच्चों हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर के ऊपर, उसमें हमारा करंट आगे पीछे होता है। तो आगे आने वाले 5 वीडियो में सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में हमारा करंट जो है लैग और लीड करेगा वो देखेगा बच्चों। अब जो है आप हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, अब जो है आप हेडिंग डाल दीजिए कि जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। अब हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट हमारा किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो बच्चों हेडिंग डालिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्या आ गया, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये हमारा आ गया। इसमें क्या होता है प्योर रेजिस्टिव में सर्किट में क्या होता है कि हम लोग जो है केवल एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, केवल एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। कहां पे रेजिस्टेंस लगाते हैं बच्चों, हम एक रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं एसी के क्रॉस, या कहें कि रेजिस्टेंस के क्रॉस हम एसी जो है करंट सप्लाई करते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हमने क्या किया, इसके अक्रॉस हमने इस तरीके से एक लगा दिया एसी सोर्स, और ये जो एसी सोर्स है वो है E=E0 sin ओमेगा टी, ठीक है। जहां पर ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा आ गया। ये बच्चों हमारा रेजिस्टेंस R है, और बच्चों इसकी वजह से जो है इसमें जो है करंट डेवलप होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ठीक है, यहां पर नोट कर लीजिए EMF अक्रॉस जो है वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस वाया E=E0 sin ओमेगा टी। देखिए इस तरीके से आ गया ये, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें हमारा करंट कितना जा रहा है ये हमको निकालना है। तो बच्चों हम यहां पर अप्लाई करते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है बच्चों। यहां पर हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। तो ऑन अप्लाइंग, ठीक है, ऑन अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन द सर्किट, ठीक है। सर्किट में हमने किरचॉफ लॉ लगाया, तो बच्चों हम ऐसे इसमें घूम गए, ठीक है। देखिए हम इस तरीके से इसमें घूम गए, तो बच्चों आएगा हमारा E-IR = 0, ठीक है। किसी टाइम पे हमारा EMF E था और हम इधर से इधर गए, करंट हमारा ऐसे जा रहा था, तो बच्चों ये आ गया E-IR = 0। बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ निकालेंगे IR बराबर हो जाएगा E, और E की वैल्यू बच्चों क्या है, वो है E=E0 sin ओमेगा टी। तो बच्चों हमने लिख दिया यहाँ E0 sin ओमेगा टी, ये बच्चों हो गया I×R, ठीक है बच्चों। अब देखिए I निकालना है, तो बच्चों I निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा E0/R sin ओमेगा टी। बच्चों ये हो जाएगा हमारा I=I0 E0/R। मैक्सिमम वोल्टेज से हम रेजिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, और बच्चों उसकी वैल्यू होगी I0। तो बच्चों आ गया हमारे पास sin ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। हम यहां मान के चलते हैं कि R हमारा जो है वो बच्चों हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ I होगा, ठीक है। यानी कि I मैग्नीट्यूड में हमारा छोटा होगा। इस तरीके से बात यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है करंट जो है फ्लो कर रहा है
आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और बच्चों इसी के साथ हमारा जो ईएमएफ हमारा जो सर्किट में है वो है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, साइन है ओमेगा टी है, तो जो एंगल होता है साइन के साथ ये हमारा क्या कहलाता है, फेज। ठीक है, फेज, यहां पे आप चीज नोट कर लीजिए, ये हमारा कहलाता है फेज। ठीक, तो बच्चों दोनों का एंगल सेम है, तो बच्चों हमारा ये दोनों सेम फेज में है। एक बच्चों टर्म यूज होगा, उसको नोट कर लीजिए, वो हमारा कहलाता है फेज डिफरेंस। इसको नोट कर लीजिए, फेज डिफरेंस इसको होगा। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, इसको देखो, फेज डिफरेंस इक्वल टू मॉड लगाएंगे सबसे पहले, वो लिखेंगे फेज एंगल ऑफ वोल्टेज, ठीक है, माइनस फेज एंगल ऑफ करंट। ये बच्चों हमारा होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, ये हमारे पास इस तरीके से होता है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, फेज एंगल वोल्टेज का कितना है, ओमेगा टी है, तो बच्चों क्या हुआ, ओमेगा टी। इसका करंट भी कितना, ये भी ओमेगा टी है, तो बच्चों ये भी ओमेगा टी हो गया, ये आ गया तो हमारे गया 0। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है फेज डिफरेंस जो है वो बच्चों हमारा 0 है। फेज डिफरेंस हमारा किस में 0 है, करंट और वोल्टेज में 0 है। जैसे हमारा करंट इंक्रीज हो रहा है वैसे ही हमारा जो है वोल्टेज भी जो है इंक्रीज हो रहा है, जैसे डिक्रीज हो रहा है वैसे चल रहा है। इसको बोलते हैं कि करंट और वोल्टेज हमारा सेम फेज में है, दोनों एंगल सेम है। अभी आगे बदलेगा जब इंडक्टर लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, और फेज एंगल आ गया 0। तो ये हमारा हुआ, जब हमारा प्योर रेजिस्टेंस होता है सर्किट में तो हमारा ईएमएफ और करंट का जो है वैल्यू ऐसे आता है। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि हम जो है यहां पर बनाएंगे इसका ग्राफ, किसका, वोल्टेज का और जो है करंट का। ठीक है, और बच्चों बनाऊंगे एक फेजर डायग्राम। तो पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम बच्चों देखिए कैसे बनेगा, इसको देख लीजिए। ये देखिए बच्चों हमारे पास हुआ इस तरीके से है, ये देखिए ये हो गया हमारे पास ई नॉट, इसकी जो लंबाई होगी वो कहलाएगी हमारी ई नॉट। और बच्चों देखिए इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी, ठीक है, ये हमारी आएगी ई और आएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये एंगल जो है जैसे हमने यहां पे निकाला था ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखा था बच्चों। ठीक है, तो ये एंगल हमारा होगा ओमेगा टी। ये वैल्यू हो गई बच्चों हमारे पास, ठीक है, ये बच्चों वैल्यू हो गई पूरी फुल लेंथ यानी मैक्सिमम वोल्टेज। और बच्चों अगर हम जो है इसकी लेंथ निकालेंगे तो बच्चों ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगी, वो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें बताती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए करंट, इसके बाद बच्चों करंट हमारा फेजर डायग्राम में कैसे चलेगा। बच्चों करंट की जो हमारी आई है इक्वेशन वो आई है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, और हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि ई मॉड ऑफ ई इज ग्रेटर देन, ठीक है, मॉड ऑफ ई नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, क्योंकि आर हमारा बड़ा है तो बच्चों आई हमारा थोड़ा सा छोटा होगा इससे, इस तरीके से, लेकिन होगा सेम फेज में भी, क्योंकि उसका भी ओमेगा हमारा इस तरीके से है। तो बच्चों क्या होता है, ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया प्योर रेजिस्टिव सर्किट का। ठीक है, जैसे हमारा वोल्टेज जिस एंगल पे है उसी एंगल पे हमारा करंट है, लेकिन करंट की मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी कम है और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है। बस ये हमारे पास इस तरीके से होता है। अब बच्चों देखिए इसका एक ग्राफ भी बनता है। ठीक है, तो ग्राफ को मैं बनाने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए आप। देखिए ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बनेगा इसका। ठीक है, ये हो गया, ऐसे बन गया। ठीक है, ऐसे बन गया, लास्ट में जाके गड़बड़ हो गया, उसको मैं विभाग देता हूं। ये देखिए हो गया। ठीक है, ये बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ t/2, ये हुआ t, ये हुआ 3t/2 और ये हो गया हमारा 2, इस तरीके से हो गया। अब देखिए बच्चों ये हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इसको, ठीक है, साइन ओमेगा टी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब करंट का ग्राफ इसमें अलग बनेगा, ये हमारा वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ग्राफ।
अब देखिए करंट की वैल्यू थोड़ी छोटी है मैक्सिमम वैल्यू, तो बच्चों चलेगा तो साथ साथ में, लेकिन जो है थोड़ी सी वैल्यू इसकी हमारी छोटी रहेगी। ठीक, थोड़ी सी वैल्यू हमारी इसकी छोटी रहेगी। ये हो गया। देखिए जब करंट जीरो तो हमारा जो है ईएमएफ भी जीरो, या कहें जब ईएमएफ जीरो तो करंट जीरो, जब ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, जब ईएमएफ फिर से जीरो तो करंट जीरो, जब हमारा ईएमएफ निगेटिव डायरेक्शन में हो गया तो करंट भी निगेटिव डायरेक्शन में हो गया। ऐसे हमारा जो है करंट और वोल्टेज जो है एक साथ एक ही फेज में हमारे चल रहे हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो है वोल्टेज जो है करंट से थोड़ा ज्यादा है, ये बात एक अलग है। ये डिपेंड करता है कि हमने रेजिस्टेंस कितना बड़ा या कितना छोटा लगा रखा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा जो है आज का जो है सर्किट थ्योरी का पहला वीडियो जो कंप्लीट होता है, जिसमें हमारा प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। बच्चों इसके न्यूमेरिकल ज्यादा कठिन नहीं होते, ज्यादा बनते नहीं है। अब बच्चों जब अगला मैं आपको पढ़ाऊंगा प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव रेजिस्टेंस विद एसी, उसमें बच्चों ये करंट और वोल्टेज आगे पीछे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, उसकी इक्वेशन कैसे आएगी, ये बात समझने वाली होती है। तो बिल्कुल हलवा है, इसमें कुछ भी चीज नहीं थी। ठीक है, मैं आपसे ये बात कहूंगा कि आप फेजर डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से समझिए, इसकी एनालिसिस करिएगा। मेरी बात अगर आपको ना समझ में आई हो तो क्लास में इस बात को डिस्कस करिएगा। ठीक है, पहली बार जो स्टूडेंट देख रहे हैं उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन आप कोशिश जरूर कीजिएगा, फिर बात आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के पॉइंट पे बच्चों ये आज मेरा पहला वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में, और बच्चों उसके जो और छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो हम यूज करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट के साथ, और उसके बाद बच्चों हम करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट के साथ, और फिर बच्चों ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।